सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 में से 2 निकल गया, 95 रह गया और ऑफिशियली 95 लॉसेस पूरे हो चुके हैं राहुल गांधी जी के भारतीय इलेक्शंस में। बिहार 2025, एक और शिकस्त, एक और कोलैप्स एंड जस्ट अनदर डे इन द लाइफ ऑफ राहुल गांधी। अपेरेंटली ये एक्सपीरियंस उन्हें 94 बार पहले भी मिल चुका है, तो आई थिंक दिस इज जस्ट अनदर डे नाउ। पर इस कहानी की शुरुआत ना बिहार से होती है ना 2025 में होती है। इस कहानी की असली शुरुआत होती है 2013-14 से, और उस समय कांग्रेस को चाहिए था एक नया लीडर, एक ऐसा चेहरा जो 2013-14 की मोदी लहर में सरवाइव कर पाए और मोदी को टक्कर दे पाए। बट सैडली फॉर राहुल गांधी, मोदी से टक्कर तो पिछले 11 सालों से चली रही है, लेकिन ये टक्कर राहुल गांधी के फेवर में आ नहीं रही पिछले 11 सालों से। अगर आपको भी लगता है कि भाई राहुल गांधी में ऐसी क्या कमी है कि गांधी फैमिली से एसोसिएटेड होने के बावजूद इतना ज्यादा फेलियर उन्हें देखना पड़ रहा है, मतलब अगर आप गांधी फैमिली की इलेक्शन हिस्ट्री उठाएंगे तो इतना ज्यादा फेल किसी को होते हुए नहीं पाएंगे, तो फिर राहुल गांधी में ऐसा स्पेशल क्या है, या कह लीजिए कि ऐसा स्पेशल क्या है जो राहुल गांधी के पास नहीं है, जो उनके लिए इलेक्शन में हार जाना एक आम बात हो चुकी है। इस वीडियो में हम यही एनालिसिस करेंगे और उन 5 मुख्य कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से कांग्रेस और राहुल गांधी आज के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इनमें से एक आध कारण शायद आप लोग भी गेस कर पा रहे होंगे, लेकिन जो 5 कारणों का समेशन है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और इसे कंप्लीटली जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि ट्रस्ट मी यार, इनमें से 1-2 कारण जान के आपको मजा नहीं आएगा। जब तक आप पूरी पिक्चर नहीं समझ जाते तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। सबसे पहला कारण जो राहुल गांधी की करंट स्थिति में कंट्रीब्यूट करता है वो है नैरेटिव आर्किटेक्चर। आपके मन में एक आइडिया तो आ गया होगा कि मैं किस डायरेक्शन में बात करने वाला हूँ, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नैरेटिव बिल्डिंग में, नैरेटिव आर्किटेक्चर में कांग्रेस और राहुल गांधी पिछले 10-11 साल से कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और वहीं उनके बिगेस्ट राइवल बीजेपी को देख ले तो उनका नैरेटिव गेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उससे कॉम्पीट करने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव लाना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी की साइड से मिसिंग रहा है। यहाँ राहुल गांधी ने 3 लेवल पे मात खाई है। सबसे पहला है राहुल और कांग्रेस की नेगेटिव इमेज। 2013 में यूपीए 2 एंटी इनकम्बेंसी से जल रही थी। इतने सारे स्कैम्स हुए थे, 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, और जनता में बहुत गुस्सा था। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी हर वोटर की जुबान पर थे। और उसी समय हुआ था अन्ना मूवमेंट, जिसने उस समय की पब्लिक साइकोलॉजी को बहुत शेप किया था। इतने सारी चीजों से कंबाइंड रूप से परेशान होकर लोगों के मन में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एक एंटी एलिट स्टैब्लिशमेंट का विचार आने लगा था। और इस बीच राहुल गांधी, जो पिछले 10 सालों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अपना पहला टीवी इंटरव्यू देते हैं अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी उस समय आज के अर्नब गोस्वामी से अलग फील होते थे। आज के अर्नब गोस्वामी को आप उनके काम से कम और उनके मीम से ज्यादा जानते हैं, पर उस समय के अर्नब गोस्वामी रिलेटिवली ज्यादा इंटेलेक्चुअल फील होते थे। अब राहुल का ये इंटरव्यू डेब्यू एक्चुअली उनको नेशनल लेवल पे एक फिगर स्टैब्लिश करने के लिए था। बट हुआ क्या, एक नया नाम मिल गया वहां से, एक ऐसी आइडेंटिटी वहां से डेवलप होने लग गई जो आज तक राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रही है, द पप्पू आइडेंटिटी। इस इंटरव्यू को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा राहुल गांधी इस इंटरव्यू में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत ज्यादा रेपिटेटिव आंसर, अनआर्टिकुलेटेड बातें, डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज एंड नो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। राहुल अपने घर से इंटरव्यू के लिए ठीक से होमवर्क करके नहीं आए थे और कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी के तीखे सवालों में फंसते नजर आ रहे थे। और गांधी परिवार के चिराग को भारतीय जनता ने पहली बार एक इंटरव्यू में इस तरीके से देखा, जहाँ पर सिंसियरिटी तो बहुत नजर आ रही थी लेकिन प्रिपरेशन बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। इमोशनल बातें बोली जा रही थी लेकिन इफेक्टिव बातें नहीं बोली जा रही थी। बेहद आइडियलिस्टिक आर्गुमेंट रखे जा रहे थे लेकिन एग्जीक्यूशन का कोई ट्रेस नहीं था। और इस नैरेटिव वॉरफेयर में दूसरी मात उन्हें मिली जब राहुल और कांग्रेस ने खुद का डिफेंस बिल्कुल अच्छे से नहीं किया। यानी उनके खिलाफ जो इमेज गढ़ी जा रही थी, जो नैरेटिव बेचे जा रहे थे जनता को, उसको ठीक तरीके से कभी सामने आके उस समय डिफेंड नहीं किया गया। बीजेपी ने एक नैरेटिव बनाया, राहुल गांधी की इमेज अपने तरीके से जनता के सामने प्रेजेंट करी, मीडिया ने उसे एम्पलीफाई किया, जनता ने उसे एब्जॉर्ब किया, और कांग्रेस चुप बैठी रही फॉर सम रीजन। बीजेपी के नैरेटिव का कोई भी स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव कांग्रेस नहीं बना पाई। और तीसरी बात जो राहुल गांधी को इस नैरेटिव वॉरफेयर में मिली वो थी उनके खुद के द्वारा क्रिएट करे गए कंफ्यूजन्स। यानी जहां बीजेपी की एक फिक्स आइडेंटिटी है, वो कैसा दिखेंगे, कैसे लोगों को अपीज करेंगे, वो एक फिक्स है और वो जनता को भी समझ आता है और उसके अकॉर्डिंग उनका एक फिक्स वोटर बेस बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी का केस अलग है। कभी वो जनेऊधारी बन के मंदिर मंदिर पहुंचने लग जाते हैं, कभी वो माइनॉरिटी को आउटरीच करने लग जाते हैं, और कभी वो देश के सबसे सेक्युलर नेता बन जाते हैं। Secularism is in the blood of the Congress party. और कभी कभी तो सॉफ्ट हिंदुत्व भी अडेप्ट कर लेते हैं। अब टेक्निकल लेवल पे सब करने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक नेता हर धर्म की तरफ लीन हो रहा है तो अच्छी बात है,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो नेता सबका होता है वो किसी का नहीं होता। इसलिए हर नेता किसी न किसी धर्म का है, किसी न किसी जाति का है, और उसी आधार पे उन्हें वोट मिलते हैं। सुनने में अटपटा लगता है, बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं करता, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की रियलिटी तो यही है। कोई नेता सबका नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के एक्शंस ने भी उनकी एक बहुत कंफ्यूजिंग इमेज खड़ी करी, क्योंकि नैरेटिव का एक बहुत बेसिक रूल होता है, आइडेंटिटी मस्ट फील स्टेबल। आपकी पॉलिटिकल बिलोंगिंगनेस कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, जो राहुल गांधी के केस में कंप्लीटली मिसिंग था। जब राहुल गांधी अपना आइडियोलॉजिकल सेंटर ढूंढते रहे, बीजेपी ने बहुत अच्छे से अपना आइडियोलॉजिकल सेंटर डिफाइन किया और लोगों के मन में स्टैब्लिश कर दिया, यानी मस्कुलर लीडरशिप, डेवलपमेंट और हिंदू नेशनलिज्म। एक तरफ क्लैरिटी, दूसरी तरफ टोटल कंफ्यूजन। सेकंड रीजन जिसने राहुल गांधी की 95 डिफीट्स को शेप किया है वो है प्रॉब्लमैटिक लीडरशिप स्टाइल। राहुल गांधी का लीडरशिप स्टाइल सामने आया है बहुत रिलक्टेंट, सडन, एकदम इनकंसिस्टेंट, यानी कभी महीनों के लिए डिसअपियर हो जाना, कभी एकदम से एक्टिविज्म का चोला ओढ़ लेना, और कभी मॉरल स्पीचेस देना बिना किसी एक्शन प्लान के। और मेजर पार्टी लीडर्स खुद को कांग्रेस से अलग थलग पा रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लीडर का ये इंटरव्यू कांग्रेस की उस समय की हालत को बहुत अच्छे से बताता है कि आप बात कर रहे, तुरंत दूसरा रूम में चला जाएगा, फिर हाफ एन आवर बाद ही विल अराइव। कोई मतलब एक सिस्टमेटिक सीरियसनेस नहीं है। एंड माइंड यू, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जो इस समय बीजेपी में है, और इस इंटरव्यू से आपको एक ट्रेस मिल रहा होगा कि वो बीजेपी में क्यों है। अ लीडर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल इंस्टिंक्ट, एकदम टोटली इग्नोर्ड, एकदम साइडलाइन। इसी में दूसरा एग्जांपल है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, अपने स्टेट के टॉप यंग लीडर जिन्हें लगातार इग्नोर किया गया, लगातार बाईपास किया गया, एंड जो पार्टी में इज्जत उन्हें मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग रही। और उसी का रिजल्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के इतने करीबी मित्र थे, मतलब पॉलिटिकल रिलेशन छोड़ के पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी आज बीजेपी में है। और बीजेपी में जाते ही उन्हें कैबिनेट में जगह मिली, एक टर्फ मिला, एक डिग्निटी मिली जो कांग्रेस में उनके लिए मिसिंग थी। एंड मोदी जी ने इस पूरे फिनोमेना को एक फ्रेज में समराइज कर दिया, शहजादा कल्चर। राहुल गांधी का इमेज पब्लिक में बन गया अ मैन ट्रैप्ड बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेक्टेंस। एक ऐसा नेता जो फ्रंट पर तो है लेकिन कमांड नहीं कर पा रहा, और एक ऐसी पार्टी जिसका ना दिमाग क्लियर था ना डायरेक्शन। और 2019 चुनाव हारने के बाद जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो एक सवाल सबके मन में गूंज रहा था, राहुल गांधी कांग्रेस में है क्या? अब सबकॉन्शियस लेवल पे मुझे और आपको दोनों को पता है कि राहुल गांधी गांधी फैमिली से हैं, तो ऑब्वियसली कांग्रेस को वही चलाएंगे। लेकिन एक बार इस बायस को हटा के देखिए, सोच के देखिए कि कांग्रेस की ठेकेदारी अगर गांधी फैमिली तक लिमिटेड ना रहती तो राहुल गांधी क्या है कांग्रेस में? ना तो पार्टी प्रेसिडेंट, ना ही पीएम फेस, ना ही ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर, ना ही कैंपेन डायरेक्टर। इनफैक्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब ही है। तो फिर भी कमान राहुल गांधी के हाथ में क्यों है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठते रहे हैं, क्योंकि विदाउट अ डाउट कांग्रेस के सबसे हाईलाइटेड नेता तो राहुल गांधी ही हैं, और उनकी वजह से ना तो दूसरे नेताओं को कांग्रेस में जगह दी जा रही है और ना ही राहुल के बारे में कोई क्लैरिटी मिल रही है। और कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसे ना तो कांग्रेस खुद समझ पाई ना जनता। और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीडरशिप का वैक्यूम एक स्लो पॉइजन के अलावा कुछ भी नहीं है। तीसरा कारण जो राहुल गांधी के फेलियर का बना वो है उनका ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर। देखो यार, हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक कोर होता है, डिसिप्लिन, कार्डर, चेन ऑफ कमांड। 2013 में होता है द ऑर्डिनेंस टीयरिंग इंसिडेंट, यानी वो समय जब राहुल गांधी ने अपने ही मनमोहन सरकार का एक ऑर्डिनेंस पब्लिकली मीडिया के सामने फाड़ दिया और सबकॉन्शियस लेवल पे ये मैसेज दे दिया कि भाई हमारे प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी ऑर्डिनेंस पास करते रहे, एक्चुअल नेता तो कांग्रेस का मैं ही हूँ क्योंकि मैं गांधी फैमिली से हूँ। पूरा किस्सा ये हुआ कि राहुल गांधी बिना बुलाए एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं और अपने ही प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं। My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. एंड माइंड यू, ये सब तब हो रहा था जब कुछ ही घंटों में उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यूएसए के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे थे, ओबामा से। सोचो इंटरनेशनल लेवल पे कितना ह्यूमिलिएटिंग है उनके लिए कि अभी वो एक वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं और कुछ ही घंटों पहले उनके देश में उनकी पार्टी के लीडर ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। देश ने पहली बार देखा कि कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड है, हायरार्की कोलैप्स हो चुकी है और कमांड सिस्टम पूरी तरह से ब्रोकन है। और हायरार्की कोलैप्स का ये इकलौता इंसिडेंट नहीं था, ये इस कल्चर का ऑफिशियल डिक्लेरेशन था। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस की बनाई सरकारें अक्सर गिर जाती हैं। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिर गई, कर्नाटका में गवर्नमेंट फेल हो गई, गोवा हाथ से निकल गया और महाराष्ट्र में भी फ्रैक्चर हो गया। पर ऐसा हो क्यों रहा है?
मतलब वहाँ के नेता कांग्रेस की टिकट पर लड़ते हैं, कांग्रेस की टिकट पे जीतते हैं और फिर असेंबली में भी कांग्रेस के विधायक बन के जाते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि पलट जाते हैं, क्योंकि वो एमएलएज हैं, वो कार्डर नहीं है। एम्बिशन है पर स्ट्रक्चर हमेशा से मिसिंग है, लीडर्स हैं पर अलाइनमेंट हमेशा से मिसिंग है। और वहीं अगर आप कांग्रेस के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी बीजेपी को देखो तो वो क्या करते हैं, एक सिंगल चिट में सीएम का नाम बदल देते हैं। वसुंधरा राजे जैसे इन्फ्लुएंशियल नेता का फेट भी उन्होंने एक पर्ची से डिसाइड कर दिया। आपने देखा वसुंधरा राजे का रिएक्शन। इस सब के बाद भी पार्टी में कोई कोलैप्स नहीं हुआ। पार्टी का कमांड सिस्टम, पार्टी का कार्डर एकदम इंटैक्ट रहा। और कांग्रेस क्या कर रही थी, कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, यानी लोकल राइवलरीज, पर्सनल ईगोस एंड नो एट्रीब्यूशन। और फिर क्या हुआ, डिफेक्शंस। एक एक करके कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। सिंधिया चले गए, हिमंता बिस्वा शर्मा चले गए, हार्दिक पटेल, अशोक तंवर, नारायण राणे, ये सब उन नामों में शामिल हैं जो कांग्रेस में दिग्गज नेता की पोजीशन होल्ड करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और ये सभी एग्जिट्स कोई आइडियोलॉजिकल धोखा नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल सफोकेशन है। और कांग्रेस एक ऐसा घर बन गया जहां पर दरवाजे तो थे पर दरवाजों पर ताले नहीं थे। People walked in and people walked out. No cadre building, no leadership rotation, no training schools and no ideological grooming. This is the definition of a political party without a strong culture or maybe without any sort of culture for that matter. राहुल गांधी की हार में चौथा सबसे बड़ा कारण बना है रीजनल वैक्यूम। रीजनल पॉलिटिक्स इज द रियल बैटलफील्ड और वहां पर कांग्रेस लगभग पूरी तरह मिसिंग थी। यूपी से वैनिश खुद भी हुए, अखिलेश को भी ले डूबे। बिहार में कांग्रेस का कोई रेलेवेंस नजर नहीं आता। उड़ीसा से लगभग एरेज हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में क्लियर कोलैप्स देखने को मिला। दिल्ली अबैंडन्ड, आंध्रा फिनिश्ड। स्टेट इलेक्शन में कांग्रेस मानो केवल इलेक्शन के समय जागती है, उससे पहले उन्हें कोई होश नहीं होता कि उस स्टेट में क्या हो रहा है और इलेक्शन की तैयारी हमें कैसे करनी है। एक तो इनके आधे से ज्यादा लोकल लेवल के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करने में भी कांग्रेस अभी तक फेल होती ही नजर आई है। बीजेपी रीजनल पार्टी बूथ से लेकर मंडल तक एक्टिव रहती है और कांग्रेस खुद को ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर के बीच में कन्फाइन करके रखती है, जिस वजह से एक रीजनल वैक्यूम खड़ा होता है और लोकल लेवल पे जो कांग्रेस की पकड़ होनी चाहिए किसी चुनाव को जीतने के लिए वो पूरी तरह मिसिंग है। और वहीं उनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बीजेपी, उसके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्डर सिस्टम है, एक ऐसा डीप रूटेड कार्यकर्ता सिस्टम है कि लोग केवल उन्हें वोट नहीं करते, मेक श्योर करते उनके जानने वाले भी बीजेपी को वोट करें। यही ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को वैक्यूम कांग्रेस की हार का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। राहुल गांधी के 95 फेलियर्स का एक कारण है उनका लैक ऑफ कैरिज्मा। यानी अगर राहुल को इस देश की राजनीति में सक्सेस चाहिए तो उन्हें उस इंसान के साथ कॉम्पीट करना है जिसका ऑरा अनमैचेबल है। मतलब मैं खुद कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन इस बात को मैं फिर भी डिनाई नहीं कर सकता कि जो कैरिज्मा और ऑरा नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-15 सालों में भारतीय राजनीति में बिल्ड किया है वो अनमैचेबल है। मोदी कैसे एक मार्केटिंग जीनियस है और ऐसा क्या है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कि उनका कैरिज्मा अनमैचेबल है। इसका मैंने डीप एनालिसिस और ब्रेकडाउन अपनी पिछली वीडियो में किया है, जिसको आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। मतलब इस पांचवें कारण को शॉर्ट में समराइज करूं तो राहुल गांधी को अपना ऑरा थोड़ा प्लस करने की जरूरत है, क्योंकि जिससे उन्हें लड़ना है उसका ऑरा इनफाइनाइट है। अब बात करते हैं कांग्रेस की प्रेजेंट स्थिति की और उसको एनालाइज करते हैं। 2022-23 में भारत जोड़ो यात्रा करी गई एंड फॉर द फर्स्ट टाइम राहुल गांधी का एक बहुत रियल पर्सपेक्टिव सामने आया। He was walking all across India, meeting so many people and listening, which actually made him look like a human leader instead of a studio caricature. इस यात्रा ने no doubt उनकी इमेज सॉफ्टन करी और उनकी सिंसियरिटी भी विजिबल हुई। साथ ही साथ उनका एक एम्पैथेटिक साइड भी लोगों को दिखने लगा। बट यहाँ पर भी फ्लॉ सिंपल था। It was a symbolic revival instead of what was needed. A structural revival. Cadre training, booth reactivation, digital ecosystem, leadership grooming, ideological document. ये सब कुछ मिसिंग था और ये सब वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का पार्ट है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को वो सक्सेस देता है जो उनके पास है और कांग्रेस को वो फेलियर देता है जो उनके पास है। राहुल गांधी वॉक्ड, इंडिया वॉच्ड, बट कांग्रेस डिड नॉट ट्रांसफॉर्म। और उस बीच उनके बिगेस्ट राइवल बीजेपी क्या कर रहे थे, एक इक्वेशन बना रहे थे, पोलराइजेशन प्लस वेलफेयर प्लस कार्डर इक्वल्स टू विन ही विन, सक्सेस ही सक्सेस। और फाइनली अभी देखने को मिला बिहार इलेक्शन, जहां पे राहुल गांधी ने देखी अपनी 95th इलेक्शन डिफीट। और यहाँ पर डिफीट क्यों थी, क्योंकि भाई फंडामेंटल अभी भी अनचेंज्ड है। ग्राउंड वर्कर्स आज भी मिसिंग है, क्लैरिटी आज भी मिसिंग है,
एक अच्छा नैरेटिव आज भी मिसिंग है। कमांड मिसिंग है, आइडियोलॉजी मिसिंग है और स्ट्रक्चर मिसिंग है। और पॉलिटिकल साइकोलॉजी में एक डेंजरस सिनेरियो बन चुका है। अ वेरी बिग चंक ऑफ इंडियन वोटर्स इज डिससैटिस्फाइड विद बीजेपी बट इट इज नॉट कन्विंस्ड बाय द कांग्रेस। राहुल गांधी कुछ हद तक रीइन्वेंट हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने पुराने हाल पर ही चल रही है। एक ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन तो नया है लेकिन टायर चारों पंक्चर्ड है, फ्यूल पाइपलाइन ब्रोकन है और ड्राइवर कंफ्यूज्ड है। एंड दिस इज नॉट अ फेलियर ऑफ वन मैन, दिस इज द फेलियर ऑफ एन एंटायर इकोसिस्टम। और इस वीडियो के एनालिसिस का एक मुख्य पार्ट ये भी है कि भाई राहुल गांधी अनइंटेलिजेंट व्यक्ति तो नहीं है। ही इज सिंपली द फेस ऑफ अ पार्टी दैट रिफ्यूज टू मॉडर्नाइज, रिफ्यूज टू ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स। कांग्रेस और राहुल गांधी 95 इलेक्शंस हारे नॉट बिकॉज बीजेपी वाज अनबीटेबल बट बिकॉज कांग्रेस वॉज इटसेल्फ वेरी अनप्रिपेयर्ड। अरे आपको याद होगा ना, मैंने बीच में बताया था कि मैंने मोदी जी पे एक वीडियो बनाई है जहां पे उनका पूरा मार्केटिंग जीनियस एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो यहाँ पर है और मैं 20 रुपए की शर्त लगाता हूँ आपको ये वीडियो देख के एकदम मजा आ जाएगा।